हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ शानदार होंगे। और चलिएगा, एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त फिर से मैं आपके बीच आ चुका हूँ। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 2021 का कंप्लीट एनालिसिस के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा ये वीडियो कुछ नए अंदाज में आप लोग के साथ ही साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शिक्षा एवं बाल विकास का बहुत ही शानदार प्रश्न। आप साथ मेरे साथ साथ आप लोग भी आंसर देने का प्रयास करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, ना कि, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आक्रामकता का जो होती है, बच्चों में देखे होंगे आप लोग, आक्रामकता भी रहती है, मतलब थोड़े थोड़े बात में चिल्लाना, झुंझलाना, है ना, थोड़े थोड़े बात में भड़क जाना, गुस्सा जाहिर करना, या अपने बात पे हठी होना, हठ प्रवृत्ति का हो जाना, ये सब आप लोग जनरली बच्चों में देखते हैं। तो इसका कारण सामाजिक हो सकता है, ना कि बोलता है ना कि क्या नहीं हो सकता। तो इसके दो ऑप्शन से यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहला ऑप्शन बोलता है आपका मनोवैज्ञानिक, है ना। दूसरा बोलता है जीव वैज्ञानिक। तीसरा कहता है शारीरिक विज्ञान से संबंधित। और चौथा बोलता है कि बी व सी दोनों। यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही हो जाएगा। तो आक्रामकता का जो मुख्य कारण हो सकता है ना, वो सामाजिक तो होता ही होता है, ना कि। तो आपका क्या नहीं हो सकता? तो आपका ये नहीं हो सकता है आपका जीव वैज्ञानिक और आपका शरीर विज्ञान से संबंधित। तो जीव विज्ञान और शारीरिक विज्ञान से संबंधित जो कारण होते हैं ना, वो ज़्यादा कुछ प्रभावित नहीं करते आक्रामकता को। आक्रामकता जो है आसपास के वातावरण से, माहौल से ही बच्चों में क्या है ज़्यादातर देखी जाती है। जैसे उनके मित्र मंडली रहेंगी, जैसे उनका उठना बैठना रहेगा, जैसे बच्चों के साथ उनका खेलना कूदना रहेगा, उसी के अनुसार क्या होता है, बच्चों में आक्रामकता की शैली देखी जाती है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत है? मतलब आपको कथन को पढ़ना है और यदि आप उसमें से एग्री करते हैं तो आपको क्या करना है, सही आंसर देना है ना। तो चलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पहला बोलता है कि एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल है, सभी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाना है। ठीक है, तो सभी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाता है, यहाँ पे बढ़ाना लिखा है, उसके जगह में होगा बढ़ाना, है ना। तो एक कक्षा है जिसमें अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे हैं। कोई उच्च घराने का है, कोई निम्न घराने का है ना, कोई गांव का रहने वाला है, कोई शहर का रहने वाला है, ऐसे ऐसे अलग अलग बच्चे आते हैं और सभी एक जगह रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, अधिगम अनुभव को बढ़ाता है। तो यहाँ तो बिल्कुल सही ऑप्शन पहला वाला तो बिल्कुल सटीक है। दूसरा कहता है बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मित्र मंडली तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई। सहपाठी जो होते हैं बच्चों के लाइफ में, उनके अधिगम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो गतिविधि हैं उनके साथ रह करके क्या करता है, सीखता है ना। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद बोलता है विकास एवं वृद्धि की दर हमेशा एक समान रूप से आगे बढ़ती है। तो ये बिल्कुल गलत है। और चौथा कहता है कि अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के समाधान की वकालत करता है। तो अनुबंधन के सिद्धांत में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि समस्या समाधान करने का कोई तरीका, है ना। तो ये भी निगेटिव आंसर दे रहा है। और ये भी इसी प्रकार आप बोल सकते कि पहला और दूसरा ऑप्शन क्या है, इसका बिल्कुल सही है। तो चलिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला बोलता है कि कथन 1 व 4 सही है। दूसरा बोलता है कि कथन 1 व 2 सही है, 2 व 3 सही है। तीसरा बोलता है कि कथन 1 व 2 सही है। तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड सही आपके। और जो है आपके कथन 1 4, कथन 2 3 और कथन 3 4 जो आपके क्या हो जाएंगे, ये वाला जो जोड़ी दिया हुआ ये आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल या सर्वोत्तम समय कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा अवस्था जो व्यवस्था होती है या कौन सी अवस्था होती है जिसमें जो है बालक जो है क्या करता है, प्रॉपरली लैंग्वेज लर्निंग को सबसे ज़्यादा उसमें महत्व दिया जाता है, सर अच्छा से अच्छा तरीके से क्या करता है, भाषा को सीख पाता है। तो यदि हम बात करें तो शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चा जो है इसमें तो मुश्किल से 100-200 शब्द शैशवावस्था में, मुश्किल से 100 शब्द वो मुश्किल से बोल पाता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 शब्द ही बोल पाएगा। तो इसमें तो उम्मीद ख़त्म लगता है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो क्रियाएँ होती है वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। इंद्रियों के माध्यम से क्या करता है, बच्चा सीखता है। मध्य बाल्यावस्था की बात करें तो मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चा समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है। और मध्य बाल्यावस्था जो है स्कूल की अवस्था होती है ना। तो मध्य बाल्यावस्था में जो है बालक स्वतंत्र चिंतन करने का प्रयास करता है और ये क्या करता है, अपने टोली में रहना पसंद करता है। खिलाड़ी वाली भावना की स्थिति रहती है ना। उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है, बच्चा जो है
अब जो है बहुत सारी भाषाएं सीख चुका होता है, तो भाषा सीखने में उनको ज़्यादा समस्या नहीं होती है ना। तो सबसे अच्छा यदि हम सीखने की अवस्था देखें, भाषा सीखने की अवस्था, तो ये कौन सा होता है? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक के पास नए नए जब विद्यालय जाना प्रारंभ करता है ना, तो नए नए जब विद्यालय जाने प्रारंभ करता है तो उसी समय क्या होता है, उसके शब्दकोश में वृद्धि होती है। और बच्चे को नए नए फ्रेंड्स बनाने हैं, नए नए माहौल में ढलना रहता है, तो उस समय क्या करता है, वो तरह तरह की नई नई भाषाएं, नए नए बोली, नए नए तरीके से शब्दों को बोलना सीखना, नए नए तरीके से सीखता है ना। तो सबसे बढ़िया यदि हम स्थिति माने, भाषा सीखने का सबसे अच्छी अवस्था माने, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी जो है बेस्ट आंसर यहाँ पे होगा क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गया था हमारा? समाजीकरण की प्रकृति क्या है? समाजीकरण की प्रकृति आपको बताना है, सोशलाइजेशन का प्रकृति कैसी प्रकृति होती है। तो समाजीकरण की प्रकृति में क्या होता है? देखिए, समाजीकरण तो आप जानते ही हैं, समाज में रहना और समाज में रह करके क्या करना, अपने आप के विभिन्न प्रकार की गतिविधि को करना है। गतिविधि को करते हुए रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, इन सब को रह करके अपने अंदर आत्मसात करना है, और आत्मसात करके क्या करना है, आगे बढ़ना है जीवन में। इसी को तो समाजीकरण कहते हैं। समाज के बीच रहो, समाज का सदस्य बनो और समाज में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाओ, यही क्या है, हमारा समाजीकरण है ना। तो समाजीकरण की प्रकृति कैसी होती है, मतलब इनका नेचर बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट बोलता है कि अवचेतन प्रक्रिया होती है, दूसरा बोलता है कि यह कभी कभी होने वाली प्रक्रिया है, तीसरा बोलता है कि यह अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, और चौथा बोलता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अवचेतन प्रक्रिया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अवचेतन मतलब सोई हुई अवस्था, तो समाजीकरण जागृत होती है, और जागृत होने के साथ साथ चेतन प्रक्रिया है, तो अवचेतन का तो सवाल ही नहीं आता। कभी कभी होने वाली प्रक्रिया, तो ये तो निगेटिव सेंस में आंसर जा रहा है ना। इसके अलावा उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और तो ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है हमारा, कि यह अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होती है। तो हम बिल्कुल जी हाँ, समाजीकरण जो है हमारा क्या होता है, एक अंतः प्रक्रिया, क्योंकि ये जिंदगी भर जीवन पर्यंत चलते रहती है। और इसमें हम क्या करते हैं, व्यक्ति जो है अलग अलग मूल्य है, अलग अलग मानक है, रीति रिवाज है, सांस्कृतिक परंपरा है, इन सभी चीज़ों को सीखता है, और सीखने के साथ साथ क्या करता है, बार बार उनमें अंतःक्रिया होती रहती है। तो अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चा जो है इंटरेक्शन के माध्यम से अपने आस पड़ोस से, अपने परिवार से, अपने समुदाय से, अपने विद्यालय से, अपने से बड़ों बुजुर्गों से तरह तरह की बातों को सीखता है। तो यही क्या होती है, समाजीकरण की प्रकृति का सबसे बढ़िया उदाहरण होगा। अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये रहा, शानदार प्रश्न है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों ना हो। यह विद्यार्थियों के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है? तो शिक्षक पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते बच्चे को समझाते हैं कि बेटा, दूसरे के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना है, उनका विचार, उनका दृष्टिकोण है, तो उनके अनुसार आपको उत्तेजित नहीं होना है, दूसरे के दृष्टिकोण के अनुसार, भले ही उनके दृष्टिकोण क्या हो, स्वयं से विपरीत क्यों ना हो। यह विद्यार्थी के किस पक्ष पर ध्यान दिया जा रहा है? तो यदि हम बात करें जहाँ पे किसी दूसरे की बात की जाती है और यहाँ पे उत्तेजना की बात की जा रही है, तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ, उत्तेजना मतलब ये आपका संवेग से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पे किसकी बात होगी भैया, संवेगात्मक विकास का, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट या आपका जो है बोल सकते हो आपका इमोशनल डेवलपमेंट जो आपका होता है ना, तो वही आपका हो जाएगा। तो संज्ञानात्मक विकास का तो कहीं बात हो नहीं रहा इसमें, ना ही शारीरिक विकास की बात की जा रही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही। क्योंकि यहाँ पे यह समझाने के प्रयास किया जा रहा है कि दूसरे की उत्तेजना से हमको हमको कोई लेना देना नहीं है ना। हमको दूसरे की उत्तेजना से कोई लगाव नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या व्यवहार कर रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है, उनसे आपको कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यह जो है टीचर जो है समझाने का प्रयास कर रहा है। तो इससे उनका क्या किया जा रहा है, संवेगात्मक विकास के ऊपर, बच्चे के संवेगात्मक विकास पर क्या कर रहा है, टीचर जो है फोकस कर रहा है ना। इमोशनल डेवलपमेंट जो आपको बोलते हैं उसको। इसके बाद अगला देखते हैं आपका, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो क्षति का मतलब क्या होता है। तो ये क्या होता है, एक जन्म से ही जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसी को क्षति कहते हैं ऊतकों में। तो जन्म से यदि कोई किसी बच्चे के ऊतक में कोई प्रॉब्लम है ना, कोशिकाओं में कोई समस्या है, तो उसे क्षति कहेंगे। दूसरा कहता है कि शरीर के किसी अंग के भाग का ना होना या उसकी कार्य क्षमता का कम हो जाना, यह क्या है, आपका क्षति है। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्या, तो यह भी क्या क्षति के अंतर्गत आएगा, या फिर ये सभी के सभी। यदि हम बात करें तो ये आपका ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि यदि हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें तो क्षति का मतलब उनके लिए उनकी उचित परिभाषा क्या होगा उनके अनुसार।
तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की यदि हम क्षति की बात करें तो क्षति का मतलब उनके लिए हो जाएगा कि उनके शरीर की कोई जन्म से कोई विकार युक्त अंग है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, टूट फूट है शरीर के अंगों में, तो वो उनका क्या होगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का क्षति हो जाएगा। या फिर शरीर के किसी अंग का या कोई भाग करना होना जिसके कारण क्या होता है वो अच्छे से कोई प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है ना, उंगली में कोई समस्या है, हाथ में कोई समस्या है, आँख में कोई समस्या है, कान में कोई समस्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एक कारण हो सकता है क्षति का। इसके अलावा परिवेश में क्या होता है, कई बार बच्चा जो है परिवेश में अपने आप को ढाल नहीं पाता है ना, अच्छा से उसको परिवेश नहीं मिल पाता, तो परिवेश नहीं मिलने के कारण क्या होता है, बच्चा जो है कक्षा में पिछड़ जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों जो बिंदुएं दी गई है, तीनों के तीनों बिंदु क्या बताता है, बच्चों के क्षति के बारे में यहाँ पे क्षति से जोड़ करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो। तो यदि आप एक शिक्षक हो और शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया करा रहे हो तो आपके द्वारा जो बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है ना, तो वह ज्ञान किस प्रकार, किस चीज़ पर, किस विषय पर केंद्रित होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो यदि हम बात करें तो पहला ऑप्शन बोलता है कि आगमनात्मक होना चाहिए, दूसरा बोलता है प्रयोगमूलक होना चाहिए, तीसरा बोलता है दोनों होना चाहिए, चौथा बोलता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि हम जो भी बच्चों को सिखा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, पहला तो आगमनात्मक। आगमनात्मक मतलब होता है कि बच्चों को सरल से कठिन की ओर ले जाना, मतलब छोटे छोटे सरल सरल चीज़ों को पहले सिखाना और अनुभव प्रदान करके क्या करना, बच्चों को एक जो है बड़े विस्तार पूर्वक चीज़ों की ओर ले जाना। तो आगमनात्मक में अनुभव में मुख्य रूप से क्या किया जाता है, बच्चों को अवलोकन के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, है ना, और उसके अलावा सृजनात्मकता के माध्यम से अवसर प्रदान करके क्या किया जाता है, बच्चों को सीखने सिखाने पर बल दिया जाता है। तो इसलिए आगमनात्मक तो बहुत ही एकदम अच्छा इसका आंसर हो जाएगा, ज्ञान केंद्रित हो जाएगा। प्रयोगमूलक भी होता है क्योंकि प्रयोग के माध्यम से क्या करते हैं बच्चे, प्रत्यक्ष अनुभव कर पाते हैं किसी चीज़ों को, बोले हुए चीज़ों को, और उसको देख करके प्रायोगिक रूप से किसी कार्य को करना, ये क्या होता है, हमारे लिए पॉजिटिव होता है। इसलिए दोनों के दोनों पॉजिटिव अर्थ में हमारे उत्तर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, रूपा के बारे में बताया गया है। रूपा नाम की लड़की का एक कहानी है। रूपा की आंखों की कॉर्निया सूख गई है ना, और उसे दिखाई देना बंद हो गया है, तो आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रख कर कार्य करेंगे, है ना। तो रूपा को आप कौन से भाग में रखेंगे, यहाँ पे आपका क्या किया जा रहा है, विशिष्ट जो है बालक या बालिका है उसके बारे में बताया गया है कि आप रूपा को कौन से भाग में शामिल करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो उनका कोई अंग है ना, और अंग में कोई समस्या है, आँख नाक कान जीभ में कोई सूख गया है या मोच आ गया है या कहीं पे क्षति हो चुका है, तो ऐसी स्थिति हम ये कहते हैं कि उनमें क्या आ चुकी है, अपंगता। तो ये जो आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा ना, ये इसका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, अपंगता। तो आंखों की कॉर्निया सूख गया है और उसमें दिखाई देना बंद हो गया है, इसका मतलब बच्ची को हम कौन से श्रेणी में डालेंगे, तो उस समय हम क्या करेंगे, बच्चों को, उस बच्ची को, रूपा नाम की जो बच्ची है, उनकी आँख की दृष्टि खो चुकी है, क्योंकि कॉर्निया सूखा मतलब उसकी आँख की दृष्टि चली गई है। तो आँख की दृष्टि चली गई है तो क्या करना है, उसकी जीवन जीने की क्षमता जो है कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो उस समय हम उसको बोलेंगे कि उनका शारीरिक या मानसिक उनकी क्षमता जो है उनमें कमी आ गई है। तो शारीरिक या मानसिक क्षमता किसी व्यक्ति का जब कम होने लग जाए तो हम उसको बोल देते हैं कि वह अपंगता की श्रेणी में आ जाता है ना। और उससे क्या होगा, उसको दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी झेलनी पड़ेगी, जो उसके अधिगम में क्या डालेंगे, प्रभाव डालेंगे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। इसलिए हम इनको क्या करेंगे, अपंगता की श्रेणी में रखेंगे रूपा को, है ना, जब उसकी आँख की कॉर्निया सूख जाएगा तब, ठीक है, जिससे उसको दिखाई देना बंद हो जाएगा, है ना, इसके कारण। उसके बाद अगला है आपका, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो BF स्किनर जो है ये बताते हैं कि जो बच्चों में भाषा का विकास होता है ना, तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। तो BF स्किनर बताते हैं कि जब भी कोई बच्चों में भाषा का विकास होगा तो उसके लिए उसका अनुकरण और पुनर्बलन जिम्मेदार है, इमिटेशन और आपका इसका पुनर्बलन जो आपका होता है वो, दोनों के दोनों चीज़ें जो है मुख्य रूप से क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चों के भाषाई विकास में, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट करना रहता है बच्चों को उसमें। इसमें क्या किया जाता है, BF स्किनर ने अपना क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बताया था, जिसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने बताया था कि बच्चे जो है क्या करते हैं, बार बार कोई चीज़ का अनुकरण करते हैं, और अनुकरण करने के कारण क्या होता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है, और व्यवहार में परिवर्तन आने के बाद वो क्या करते हैं, पुनर्बलन करते हैं, और पुनर्बलन करके क्या करते हैं, अपनी भाषा को सीखते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का
प्रावधान रखा गया है, प्रबलन नहीं है यहाँ पे, प्रावधान होगा, प्रिंट मिस्टेक है ना, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, तो जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है ना। तो विशेष जो स्पेशल नीडेड, जो स्पेशल आपके चाइल्ड है, उनके लिए क्या किया गया है, समावेशी शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। तो उसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि समावेशी शिक्षा को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शामिल किया गया है। तो समावेशी शिक्षा को उनके पाठ्यक्रम में रखा गया है और समावेशी शिक्षा के माध्यम से उनको शिक्षा देने की बात की जा रही है। तो इसको रखने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो पहला बोलता है कि इसमें कक्षा में सहयोग की भावना बढ़ती है। दूसरा कहता है कि इसमें सहानुभूति की भावना प्रकट होती है बच्चों के बीच। तीसरा कहता है कि जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर वे जल्दी से सीख पाते हैं। और चौथा बोलता है कि उन्हें शिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यदि हम बात करें, जो सबसे सही आपका आंसर इसमें निकलते हुए दिखाई देता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यदि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करेंगे तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से क्या हो सकता है, वो क्या करेंगे, अपने जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सकेंगे, है ना। और एकदम अनुकूलित तरीके से, सकारात्मक तरीके से क्या करेंगे, वे सामान्य बच्चों की तरह सीख पाएंगे। और समावेशी शिक्षा तो यही चाहता है कि सब क्या हो, एक साथ आए, एक साथ बैठे, एक साथ रह करके क्या करें, सीखे। और इसी का इससे मतभेद क्या होगा, दूर होगा बच्चों के बीच में आपसी, है ना, मनमुटाव जो रहता है वो भी दूर होगा। इसी के बारे में यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचानेगा, है ना। तो बच्चे जो है, एक बच्चा जो है सामाजिक भावनात्मक संबंध बना नहीं पा रहा है और उनको बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में किस तरीके से एक शिक्षक जानेगा कि बच्चे को भावनात्मक और सामाजिक संबंध बनाने में कठिनाई महसूस हो रही है। तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहला तो वो ये देख करके पता लगा कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन करेगा और देखेगा कि हाँ, बच्चे का व्यवहार में अलग अलग जगह अलग अलग व्यवहारिक रूप से क्या कर रहा है, परिवर्तन नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि उसमें सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने में कठिनाई महसूस हो रहा हो। या दूसरा देखेगा कि अनुमान लगाएगा और अनुमान लगा कर बोलेगा। तीसरा माप करके, अब मापना तोलना तो बहुत मुश्किल है भाई, सामाजिक भावनात्मक संबंध है, मनोवैज्ञानिक पक्ष है, तो मनोवैज्ञानिक पक्ष में मापन करना मुश्किल है ना, इमोशंस को। इस तरीके से चौथा बोलता है कि पालकों से पूछ कर, तो पालक से पूछने का तो यहाँ पे सवाल बनता नहीं है। इस तरीके से पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। चौथा आपका, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो भिन्न भिन्न परिस्थिति में क्या करेगा, उसके व्यवहार का अवलोकन करेगा और शिक्षक लगातार सतत निगरानी में रखेगा बच्चे को, और सतत की निगरानी करके ये पता लगाने का प्रयास करेगा कि बच्चे को सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने में कठिनाई आ रही है तो आ क्यों रही है और उसका कारण क्या है, उसके पीछे का, वही जानने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से वो जब पता लगा लेगा तो फिर उस समस्या को क्या करेगा, दूर करने का प्रयास करेगा, है ना, शिक्षक जो है बच्चे के साथ मिल करके, है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न और इजी प्रश्न है। बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक होंगे, तो बुद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है अनुवांशिकता, तो बिल्कुल भाई अनुवांशिकता बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करेगा ही। इसके अलावा आपका बोलता है भौतिक दशाएं, है ना, आपके जलवायु कैसा है, आर्द्रता कैसी है, दाब कैसा है, वातावरण कैसा है, ठंड गर्मी ऋतु बरसात, उनके अनुसार भी होता है। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक दशा की किस प्रकार के समाज के लोगों के बीच आपका उठना बैठना है, कैसे कैसा आपका हाव भाव है, कैसी आपकी शिक्षा दी जा रही है, कैसा आपका आसपास का वातावरण है, आपका अड़ोस पड़ोस का स्थिति क्या है, उसके अनुसार निर्भर करेगा। और उसके अलावा सांस्कृतिक दशाएं, सांस्कृतिक दशा मतलब आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही है आसपास, सांस्कृतिक मूल्य किस प्रकार दिखाया जा रहा है, आपके रीति रिवाज परंपराएं क्या है, खान पान, आपकी बोलचाल की भाषा क्या है, ये सब भी क्या करता है, हमारा बुद्धि एवं विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपके तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही होते हुए नजर आ रहे हैं और तीनों आपके बहुत ही शानदार आंसर देते हुए नजर आते हैं कि अनुवांशिकता जो है, डीएनए आपका जीन्स जो है, ये भी माता पिता के जो वंशानुगत जो बच्चों को गुण प्राप्त होता है उसके कारण भी बुद्धि एवं विकास जो है प्रभावित होता है। भौतिक दशाएं तो समझ ही रहे हैं आप लोग, है ना, आसपास के जो आपके सुख सुविधा से संबंधित साधन है ना, खान पान पोषण स्वास्थ्य रोजगार शिक्षा, ये सब आपके आते हैं। इसके अलावा आसपास के वातावरण का आपका तापमान है, आर्द्रता है ना, वातावरण में आपके ऋतुएं हैं, ऋतुएं भी आपका क्या करती है, प्रभावित करती है कि बुद्धि और विकास जो है बच्चे का किस प्रकार प्रभावित होगा। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा जो है ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों के तीनों आपका क्या है, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, बहुत ही शानदार अगला प्रश्न है। मज़ा आता हुआ, बहुत ही आप लोग भी आनंद महसूस करते होंगे, है ना कहीं वीडियो में आप लोग सपोर्ट बनाए हुए हैं, लगातार मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली।
मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों का विकास करने का अवसर मिलेगा? तो मिट्टी से खिलौने बना रही है मतलब हाँ अपने हाथ और उंगलियों का प्रयोग कर रही है, और हाथ और उंगलियां क्या करती है, आपकी छोटी मांसपेशियां हैं, और छोटी मांसपेशियों के माध्यम से जब कोई बच्चा कोई किसी कार्य को करना सीखता है तो उसको हम किस में रखते हैं भाई? तो सूक्ष्म में आएगा, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, है ना। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत इसे क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। तो इसमें सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का तो बात ही नहीं हो रहा है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का संबंध नहीं है इसमें, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, जो क्रियात्मक कौशल होंगे आपके वो आपके दो प्रकार का होता है ना। एक तो माइक्रो, ठीक है, माइक्रो आपका स्किल होता है, और एक आपका होता है ग्रॉस मोटर स्किल। तो माइक्रो जो आपका स्किल होता है और एक आपका ग्रॉस मोटर स्किल होता है जिसको बोलते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, है ना, और एक को बोलते हैं स्थूल गत्यात्मक कौशल। तो स्थूल गत्यात्मक कौशल जो है इसका दूसरा भाग होगा, और पहला भाग क्या होता है? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत बच्चे जो है क्या करते हैं, अपनी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करेगा, और उसके माध्यम से वो क्या करता है, छोटे छोटे कार्यों को करना सीखता है, जैसे कि लिखना, बटन लगाना, छोटी वस्तुओं को उठाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक कार्य करेगा। और इसमें ज़्यादातर क्या करेगा बच्चा, जो अपने उंगलियों का और उंगलियों के अलावा अपने छोटे हाथ के मांसपेशियों का प्रयोग करेगा। मिट्टी के बर्तन बना करके, मोड़े का, है ना, गणेश जी की मूर्ति बनाएगा, नए नए खिलौने बनाएगा। तो हाथ और उंगलियों के माध्यम से जोड़ तोड़ का जो है कार्य करेगा, तो वो आपका किस में रखा जाता है? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में शामिल किया जाएगा, है ना। इसके अलावा जो है आपके स्थूल जो क्रियात्मक कौशल होंगे, स्थूल जो आपका क्रियात्मक कौशल होता है ग्रॉस मोटर स्किल, उसमें जो है आपका बच्चे का चलना, दौड़ना, भागना, उछलना कूदना, है ना, तैरना, है ना, ये सब आपका उछलना, ये सब अभी आपका किस में आ जाएगा? स्थूल क्रियात्मक कौशल में शामिल किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से जब कोई बच्चा क्या करता है, किसी चीज़ को समझना चालू कर देता है, तो वो आपका किस में आएगा? तो मूर्त क्रियाओं के माध्यम से जब कोई बच्चा किसी चीज़ को देखेगा, देख करके छुएगा, छू करके स्पर्श करेगा, स्पर्श करके समझना चालू कर देता है, परिस्थितियों को जानना, समझना, सूझबूझ का परिचय देना शुरू कर देता है, तो यह हमारा कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगा, ये आपको बताना है। तो ये क्या होगा? उसका बच्चे का बौद्धिक विकास को बताएगा। बाल्यावस्था में बच्चे का बौद्धिक विकास की ओर इंगित करेगा। सामाजिक विकास से कोई संबंध नहीं दिख रहा है। किशोरावस्था में सामूहिक विकास, बौद्धिक विकास, तो किशोरावस्था का तो यहाँ पे कोई दूर दूर तक संबंध दिखाई नहीं दे रहा है, कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही मान सकते हैं एक प्रकार से। तो ये बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ विषय हो जाएगा, है ना। इसमें जो है क्या होता है, बच्चे का सूझबूझ, समझ और कौशल का यहाँ पे क्या होता है? विकास होता है। बौद्धिक रूप से चिंतन क्षमता का जो है उसमें वृद्धि होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। कौन सा विषय है भाई? सामाजिक विकास कौन सा विषय है? तो सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से कैसा विषय है आपको बताना है, और सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, यही चीज़ आपको बताना है। सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होगा भाई? किसी सब व्यक्ति का, और व्यक्ति के साथ साथ समाज, और समाज के साथ साथ राष्ट्र और देश का भलाई, यही तो चाहता है भाई। सामाजिक विकास में सभी का क्या हो? सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय वाला स्थिति है ना। तो सामाजिक विकास के अनिवार्य रूप से एक विषय को तो किसको रखा जाना चाहिए सामाजिक विकास में? अनिवार्य रूप से कौन से विषय को शामिल किया जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन कहता है सामाजिक व्यवस्था के मांगों को अनुपालन को शामिल करना चाहिए। दूसरा बोलता है सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों को एकीकरण करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि सामाजिक सुरक्षा एवं स्वीकार्यता की उपलब्धि एवं प्राप्ति को शामिल किया जाना चाहिए। और आपका आखिरी ऑप्शन बोलता है कि सामाजिक वृत्ति का विकास करना चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यदि हम देखें तो ऑप्शन बी जो है हमारा क्या होता है, बहुत ही सटीक आंसर देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सामाजिक विकास जैसे विषय या सामाजिक विकास जैसे मुद्दों पर अनिवार्य रूप से क्या किया जाना चाहिए? सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ साथ, हमारे जो सामाजिक व्यवस्था के जो उद्देश्य बनाए गए उनके साथ साथ व्यक्ति जो है स्वयं के उद्देश्यों का भी क्या करना चाहिए? एकीकरण करना चाहिए, ताकि दोनों के तालमेल के माध्यम से क्या कर सके हम, जो है सामाजिक विकास की गति को बढ़ावा दे सके, और सामाजिक विकास की गति के माध्यम से राष्ट्र हित और समाज में क्या कर सके? बदलाव भी बहुत ही वृहद स्तर पर ला सके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है, आरटीई से आया हुआ क्वेश्चन। आरटीई से एक नया क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जाम में आएगा, 100% श्योर है। जितना भी आप लोग सीजीटीटी का पेपर देख लो, पुराना पेपर उठा के, आरटीई एक्ट 2009 से हर बार एक नया क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसका अलग से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, और हो सके तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट इसके बारे में डिस्कशन करेंगे इसके साथ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है?
तो वहाँ पे आपका बोला है कथन सही नहीं है बोला है, तो कथन सही नहीं है बोला गया है तो आपको निगेटिव आंसर आपको देखना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि सरकारी स्कूल शिक्षक जो होता है ना, सरकारी स्कूल में जो शिक्षक होता है उसको स्कूल के अलावा क्या करना चाहिए, ट्यूशन नहीं ले सकता है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि सरकारी शिक्षक में जो स्कूल जो पढ़ा रहा है टीचर, वो उसको अलग से ट्यूशन के रूप में क्लास नहीं ले सकता। दूसरा, बच्चों की मुक्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केवल केंद्र व राज्य की है। तीसरा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा की उम्र को 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। और चौथा ये बोलता है कि बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। यदि हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। बच्चे जो है अपने उम्र के अनुसार किसी भी कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं, इसकी बाध्यता रखी गई है। इसमें क्या किया गया है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को क्या दिया जाएगा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। और 3 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को क्या किया जाएगा, प्रारंभिक बाल शिक्षा या छोटी छोटी कक्षाओं में क्या दिया जाएगा, प्रवेश, जिसको बालवाड़ी के कहते हैं, आंगनबाड़ी के अंतर्गत है ना। और 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे भी खुली शिक्षा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, विभिन्न कार्यक्रमों से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सही नहीं है बोला गया है, तो सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बोल रहा है कि बच्चे अपनी उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है। बाकी सरकारी जो है गवर्नमेंट टीचर है वो अलग से ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, ये भी सही है। बच्चों को मुक्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार के दोनों की है, अपनी अपनी जिम्मेदारी है ना। क्योंकि शिक्षा क्या होता है, आपका समवर्ती सूची का हिस्सा है ना। आप लोगों ने संविधान पढ़ा होगा, तो संविधान में जो है आपके सूचियों का विभाजन किया गया है, तो उसमें समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकारें दोनों ही शिक्षा के लिए कानून और एक्ट जो है बना सकती है ना। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा की उम्र को 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है। तो ये भी आपका सही कहा गया है ना। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनको लिए 6 से लेकर के 14 वर्ष ना हो करके क्या है, ये आपका 14 से 18 वर्ष कर दिए गए। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अच्छा अधिगम निर्भर करता है किसके ऊपर, तो एक अच्छा अधिगम यदि आपको कराना है तो ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, तो पहला बोलता है शिक्षक के ऊपर। दूसरा, छात्रों की सक्रिय रुचि पर कि छात्र किस प्रकार से रुचि दिखा रहे हैं। तीसरा, अच्छी शिक्षण विधियों पर। और चौथा, शिक्षण सहायक सामग्रियों के न्यायोचित प्रयोग पर, मतलब शिक्षण सामग्री के अच्छे से अच्छा प्रयोग पर। यदि हम बात करें तो अच्छा अधिगम करा रहे हो, तो अधिगम कराने का उद्देश्य क्या है कि बच्चे अच्छे से सीख पाए। तो अधिगम का मुख्य केंद्र कौन होता है, छात्र होते हैं। तो छात्र की यदि रुचि अच्छी है, छात्र सक्रिय रूप से रुचि ले रहे हैं आपके द्वारा जो अधिगम कराया जा रहा है, शिक्षण जो है पाठ्यक्रम के अनुकूल जो भी कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है बच्चों को, और बच्चे उसमें क्या कर रहे हैं, सक्रिय रूप से भागीदारी ले रहे हैं, तो यही तो हमारा भैया क्या निकलता है, आउटकम निकलता है। यही तो हमारा क्या है, हमारे कर्मों का फल है वाली स्थिति है ना। तो बच्चा ही सीख रहा है, तो बच्चा सीख रहा है, तो वही तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जा रही है। इसलिए छात्र यदि सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो इसमें क्या होगा, सबसे अच्छा अधिगम और सबसे बढ़िया अधिगम माना जाएगा। तो अच्छा अधिगम किसके ऊपर निर्भर करेगा, छात्रों की सक्रियता के ऊपर, कि छात्र किस रूप से एक्टिव है और कैसे एक्टिव होकर के कैसे जो है कक्षा में इस प्रकार से भाग ले रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है। बालक के बौद्धिक विकास से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो बौद्धिक विकास से आप क्या समझते हैं, सीधा सीधा पूछा जा रहा है। तो बौद्धिक विकास का मतलब होता है कि बच्चे किस प्रकार से समझ का निर्माण कर रहा है किसी वस्तु या किसी अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, या किस प्रकार से कल्पना का निर्माण कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना के माध्यम से चीज़ों को रचनात्मक तरीके से सोच रहा है, समझ रहे हैं, है ना, जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चा किस प्रकार से तर्क कर पा रहे हैं। तर्क करने का मतलब होता है सही गलत के बारे में सोच समझ कर क्या करना, विचार करके उसको उत्तर देना। तो ये आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि बौद्धिक विकास में आपका समझना, कल्पना करना, तर्क करना, सभी के सभी चीज़ें क्या है, शामिल है। ये तीनों पहलू है, और तीनों पहलू जुड़ कर क्या करते हैं, बौद्धिक विकास का कार्य करते हैं। बौद्धिक विकास करता केवल क्या नहीं होता, एक ही पहलू से नहीं है, इसमें कई प्रकार की चीज़ें शामिल होती है, और यदि तीनों पहलू में मिल जाए तो फिर समग्र बौद्धिक विकास जो है आसान हो जाएगा बच्चे का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो शिक्षा का उद्देश्य पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार होना चाहिए। दूसरा, सामाजिक आवश्यकताएं पाठ्यक्रम निर्माण का आधार है। या तीसरा बोलता है कि उपरोक्त ए व बी दोनों सही है। और आपका लास्ट ऑप्शन बोलता है कि इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल, जो पाठ्यक्रम निर्माण किया जा रहा है, तो पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य आधार क्या रखा गया है, शिक्षा का उद्देश्य की प्राप्ति। क्योंकि छात्रों को क्या सिखाना है, छात्र किस प्रकार से सीखेंगे, साल भर उसका होने वाली गतिविधियों में क्या क्या शामिल रहेगा, यही सब चीज़ों को तो पाठ्यक्रम हमारा बताता है। और पाठ्यक्रम का निर्माण का सबसे मुख्य आधार क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। इसके अलावा सामाजिक आवश्यकताएं,
जो पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है उनमें क्या किया जाता है, बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा है ना, रोजगार उन्मूलक शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि उनकी जो है सामाजिक आवश्यकताएं वो भी पूर्ति हो सके। तो इस प्रकार से दोनों ही ऑप्शन है आपके क्या हो रहे हैं, सकारात्मक रिजल्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आपका, 20 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। अधिगम के निम्नतम स्वरूप का सबसे बड़े उदाहरण कौन सा है? तो पहला है मूल प्रवृत्ति व्यवहार, दूसरा आपका ऑप्शन कहता है अनुबंधित अनुक्रिया का व्यवहार, तीसरा ऑप्शन बोलता है अंतः प्रज्ञात्मक का व्यवहार, और चौथा ऑप्शन आपका कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें अधिगम के न्यूनतम स्वरूप का जो व्यवहार की यदि हम बात करें तो इनमें से इसका कोई उदाहरण नहीं है, क्योंकि न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है, मूल रूप से एक ऐसा उपागम होता है जो यह मान करके चलता है कि सभी छात्र क्या है, किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं और सभी शिक्षण कार्य सीखे नहीं जा सकते, मतलब सभी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अधिगम के न्यूनतम स्वरूप का उदाहरण इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि वो साफ साफ बोलता है कि सभी छात्र हर किसी चीज़ को सीख नहीं पाता और हर किसी चीज़ को सीख नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कोई आपका आंसर में ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का, क्योंकि अधिगम का निम्नतम स्तर के स्वरूप का उदाहरण यही है कि बच्चा जो है क्या करेगा, सभी कार्य को सभी तरीके से सीख नहीं सकता और न्यूनतम कोई ना कोई कार्य को तो सीखेगा, पर सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना सभी छात्रों के लिए मुश्किल कार्य है ना। तो यही चीज़ को आपको क्या बताता है, अधिगम का निम्नतम स्वरूप का स्तर बताता है। अगला क्वेश्चन आपका 21 क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास में संबंधित है? तो उत्तर किशोरावस्था की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि उत्तर किशोरावस्था मतलब होता है किशोरावस्था की बात की, तो उत्तर किशोरावस्था मतलब आखिरी स्टेज होता है जिसमें 15 से 18 वर्ष तक के छात्रों को शामिल किया जाता है। तो उत्तर किशोरावस्था की विशेषता कौन सी है आपको बताना है, या उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित विशेषता आपको बतानी है। तो पहला, यहाँ पे क्रिया आधारित प्रस्तुति की जाती है, दूसरा कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य किया जाता है, तीसरा विचारों के मुक्त आदान प्रदान तथा आदर्शीकरण का व्यवस्था होता है, और चौथा दत्त वाचन व लेखन का कार्य कराया जाता है। तो इसमें यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो उत्तर किशोरावस्था होती है ना, आखिरी जो स्टेज होता है किशोरावस्था का, टीनेज का, उसमें क्या किया जाता है, छात्रों को अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी मान्यताओं को विकसित करने की इच्छा प्रबल होती है, और पहचान बनाने के चक्कर में क्या होता है और अपनी मान्यताओं को विकसित करने के चक्कर में क्या करता है, बच्चा स्वतंत्र रूप से सोचना चालू कर देता है, और स्वतंत्र रूप से सोचने के कारण जो है वयस्क होने के कारण उनके विचारों में बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, और चुनौतियाँ आने के कारण क्या करता है, वो अपने जो है विचारों का मुक्त आदान प्रदान करते हैं, और मुक्त आदान प्रदान करके क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करेंगे, और अंतःक्रिया करने के कारण क्या होते हैं, उनमें सुधार आने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ती है। तो इस तरह से क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी का हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां नंबर का प्रश्न है, क्या कहता है, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है क्या कहलाता है? तो ये आप लोगों ने कहा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, जीन पियाजे का, जिसका मुख्य तत्वों में शामिल है। तो मुख्य तत्व में आपको मैं बताया था, समायोजन, आत्मसातीकरण, व्यवस्थापन, संतुलीकरण, ये चारों के चारों क्या है, आपके जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित मुख्य तत्व है। इसके अंतर्गत इसमें यहाँ पे स्कीमा के बारे में बोला जा रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चा क्या करता है, नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है। तो पुराने स्कीमा जैसे कि बच्चे ने, ठीक है, किसी कुत्ते बिल्ली और घोड़े के बारे में एक कल्पना बना के रखा है कि उनके 4 पैर होते हैं, तो वो उनकी पुरानी स्कीम हो गई, पर उसकी जगह में 4 पैर वाले गाय को देखा, तो गाय को देखते ही उन्होंने क्या कर लिया, उसमें अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लिया कि हाँ गाय का भी 4 ही पैर होता है, तो गाय एक अलग प्राणी है और आपके कुत्ता बिल्ली जो घोड़ा है वो एक अलग प्राणी है ना। तो इस प्रकार उन्होंने पुराने स्कीमा में पुराने जो है आपके नए ज्ञान को आपके पुराने ज्ञान में जोड़ दिया। तो इसी को क्या कहते हैं हम, तो इसी को हम कहते हैं आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, है ना। एसिमिलेशन के माध्यम से बच्चा क्या करता है, अपने जो नए ज्ञान है उनको अपने पुराने ज्ञान में शामिल कर लेता है, और शामिल करके क्या करता है उनमें, ठीक है, आत्मसात कर लेता है अपने अंदर। तो इसी को आत्मसातीकरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, बच्चों को दिया गया ऐसा कार्य जो उसको स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे उससे बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। लाय वैगोस्की महोदय जी ने उपरोक्त कथन में बच्चों के किस क्षेत्र को इंगित किया है? तो यहाँ पे ले वागोस्की महोदय जी ने स्कीमा के बारे में बताया है क्या, संभावित विकास के क्षेत्र का बता रहे हैं, वास्तविक विकास का क्षेत्र बताया, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ पे किसके बारे में आपको बताया गया ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन से आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही आंसर।
लेवागोस्की महोदय जी के अनुसार इनका कहना था कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे बच्चा क्या कर सकता है, बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको क्या किया जाए, थोड़ा मदद कर दिया जाए तो वो कोई भी कार्य को क्या कर लेते हैं सफलतापूर्वक और बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। तो ZPD क्या है, एक प्रकार का समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है एक ऐसा स्थिति होता है जिसमें बच्चे नए चीज़ें सीखने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए क्या रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उसके सामने थोड़ा मुश्किल स्तर का प्रश्न को सामने रखा जाता है और बच्चे को थोड़ा सा मात्रा में क्या दिया जाता है, उसको इसके फोल्डिंग कर दिया जाता है। तो इसके फोल्डिंग मतलब सहायता प्रदान किया जाता है उच्च जो है गुणवान व्यक्ति के द्वारा या अपने फ्रेंड्स के द्वारा। और इससे क्या करता है, बच्चा जो है उस जो नए स्तर की जो कठिनाई होती है ना, उसको आसानी से क्या कर लेता है, चुनौती को पार कर लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र आपका क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यह कहता है कि पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहाँ से कहाँ या कौन से उम्र तक होती है। यदि हम बात करें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, तो पियाजे ने मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं बताई है, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, है ना। इसमें सबसे पहली अवस्था आपकी क्या होती है, संवेदी आपका गामक अवस्था, जिसको हम 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का रखते हैं, 0 से लेकर के 2 ईयर्स। ये आपका क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज, है ना, जिसमें इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चा जो है अपने इंद्रियों के माध्यम से अपने आसपास के चीज़ों को सीखता है, समझता है ना, आत्मनिर्भर रहता है, खुद की दुनिया में मगन रहता है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। इसके बाद दूसरा स्टेज आपका आता है, सेकंड स्टेज जीन पियाजे का, जो आपका होता है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। तो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा क्या करता है, अपने आसपास के मित्र मंडली से नए नए माहौल में घुलना फिरना उठना बैठना चालू हो जाता है, और बच्चा जो है चलना दौड़ना भागना ये सब, है ना। और स्कूलिंग की जो स्थिति होती है, बाल्यावस्था की जो शुरुआत या प्रारंभिक पूर्व बाल्यावस्था होती है, यही इसी के दौरान देखा जाता है ना। इसके अलावा संरक्षण है, इस समय जो है संरक्षण का निर्माण होता है बच्चों में, वस्तु स्थायित्व आना शुरू हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसके अलावा तीसरी अवस्था बताया गया है संज्ञानात्मक विकास की, जीन पियाजे महोदय जी ने, आपका 2 से लेकर के, ठीक है सॉरी, आपका 7 से लेकर 11 वर्ष। तीसरी अवस्था को क्या बताया है, 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था को बताया गया है। 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था में इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया है, जिनमें इनका ये कहना था कि बच्चे जो है वस्तु स्थायित्व आ जाता है, और वस्तु स्थायित्व आने के बाद बच्चे जो है मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना समझना, उनके बारे में जानना, संख्या द्रव्यमान क्षेत्र, है ना, इन सब के बारे में स्थायी बुद्धि में जो है उनका विकास होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा चौथा और आखिरी अवस्था बताया था, आपका सबसे अंतिम अवस्था है, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताया था, जिनकी आयु जो है 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के आसपास, 15 या 18 वर्ष तक बताया गया है ना। तो इसके माध्यम से जीन पियाजे जी ने 4 जो है विकास की मुख्य संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई है, जिसमें से पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को मैंने अभी बताया कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है आपकी 7 से 11 वर्ष तक की। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, सही। इसके फोल्डिंग से तात्पर्य मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, लेव वागोस्की जी ने अपने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम के सिद्धांत में बताया था इसके फोल्डिंग इतना बार आया है यार एग्जाम में, क्या बताया भाई, ये तो मतलब एकदम पीछे ही नहीं छोड़ रहा है यार, हैं इसके फोल्डिंग भाई कैसे। तो इसके फोल्डिंग जो है इससे तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, तो ये बताता है कि वह कार्य जो बालक क्या कर सकता है, स्वयं से अपने से कर पाता है उसको रखा जाएगा इसके फोल्डिंग में, या मित्रों की मदद से कर सकता है उसको रखा जाएगा, या शिक्षकों की मदद से कर पाएगा उसको रखा जाएगा, या स्वयं करने में असमर्थ है उसको रखा जाएगा। तो इसके फोल्डिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो इसके फोल्डिंग में जनरली जो बालक होता है वो अपने से अधिक, है ना, अपने से अधिक ज्ञानवान व्यक्ति मतलब शिक्षक, तो शिक्षक की सहायता से कोई कार्य को यदि कर पा रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, इसके फोल्डिंग के अंतर्गत रखते हैं। तो वह कार्य जो क्या करता है, बालक जो है शिक्षक की मदद या शिक्षक हल्का से सहायता प्रदान करेगा, हल्का से मार्गदर्शन प्रदान करेगा, और छोटे सी सहायता के माध्यम से क्या करेगा, शिक्षक के सहायता के माध्यम से उनके द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करने के कारण बालक जो है किसी भी कार्य को आसानी से कर पाएगा। तो इसी प्रक्रिया हम क्या बोलते थे, इसके फोल्डिंग पाड़ मचान प्रदान करना, है ना, एक प्रकार से सहायता प्रदान करना, ठीक है, प्रारंभिक रूप से। दूसरा 26 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा व्यवस्था एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है। तो भाषा एवं संप्रेषणशीलता सर्वाधिक विकास किस में होगा, तो वही स्टेज में होगा जहाँ पे बच्चा जो है क्या करे, सबसे ज़्यादा भाषा के बारे में अमूर्त रूप से चिंतन कर सके। अमूर्त चिंतन के कारण ही क्या होगा, भाषा का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, और भाषा का विकास होने के साथ साथ बच्चा क्या करेगा, अपने आप को प्रदर्शित करेगा। और ये कौन सी अवस्था होती है, किशोर अवस्था। तो मूर्त अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था
संज्ञानात्मक विकास की चौथी और आखिरी अवस्था होती है, जिसमें किसी बच्चे का सबसे ज़्यादा भाषा योग्यता और संप्रेषणशीलता का क्या होता है, जम करके विकास होता है। ये एक ऐसा समय होता है जिस समय बच्चा जो है अपने आप को बड़े बड़े स्टेजेस में, मंच में आपको लाने का प्रयास करता है, अपने विचारों को रखने का प्रयास करता है और जटिल से जटिल विचार को क्या करता है, बहुत ही सरल माध्यम से लोगों के बीच लाने का प्रयास करेगा, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद है 27 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिएगा, पढ़िएगा मेरे साथ आप लोग भी दोस्तों। समाज के विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति, समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों में अपने हितों को त्याग सकता है। मतलब त्यागने की बात की जाए, है ना, तो त्यागने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सी अवस्था आ जाएगी आपकी, तो पहला ऑप्शन बोलता है उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन कहता है प्रौढ़ावस्था, चौथा ऑप्शन वृद्धावस्था। ये किशोरावस्था का एक लक्षण होता है। किशोरावस्था में क्या होता है, बालक जो है बहुत ही ज़्यादा सामाजिक विकास का चरम पे रहता है। इस समय वो क्या करता है, समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। उनके अंदर खून जो है खौलता रहता है ना, खून क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और बड़े बड़े विचार को लेकर के आगे बढ़ता है कि मैं आगे जीवन में ये करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, है ना। तो इस समय मान सकते हैं कि बालक का सामाजिक विकास सबसे चरम पे रहता है और सबसे भिन्न रहता है ना। तो यही इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सबसे सही और सबसे अच्छा आंसर है। उसके बाद 28 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में और एक बार और बताया है कि लॉरेंस जो कोहलबर्ग महोदय जी थे, उन्होंने बच्चों के नैतिक विकास से संबंधित 3 स्तर बताए हैं। 3 स्तर है, मतलब अवस्था 3 है और चरण कितने हैं, 6। तो उन्होंने 3 स्तर तो बताए हैं, लेकिन इन 3 स्तरों को क्या किया गया है, कुल मिला के 6 भाग में बांटा है। ठीक है, 3 स्तर को 6 अलग अलग 2-2 करके। तो पहला जो स्टेज बताया है उसको उन्होंने नाम दिया था पूर्व पारंपरिक नैतिक स्तर। दूसरे को नाम दिया था उन्होंने पारंपरिक नैतिक स्तर और तीसरे को उन्होंने नाम दिया था उत्तर पारंपरिक स्तर। तो इन्होंने तीनों स्टेजेस में जो आपके 3 स्टेज दिए, 3 स्टेज को इन्होंने फिर क्या किया है, आपके अलग अलग 2-2 चरणों में डिवाइड किया है। तो आपके हर एक अवस्था को, तो तीनों अवस्थाओं को 2-2 चरणों में बांटा। तो इस प्रकार से कुल 6 चरणों के बारे में इन्होंने अपने जो है नैतिक विकास के सिद्धांत में बताया है। तो उसमें से कौन सा आपका नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं है और कौन सी अवस्था जो है इनमें शामिल नहीं है, वही आपको बताना है। यदि हम बात करें पहला, तो पहला स्टेज आपका क्या कहता है, तो पहला स्टेज आपका ये कहता है कि जो पूर्व पारंपरिक स्तर है ना, उसके अंतर्गत आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, ये इनका शामिल होता है ना। इसके अलावा इसमें व्यक्तिवाद और आदान प्रदान जैसे जो है गुण, ये भी शामिल होते हैं। तो यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन पहला बोलता है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, दूसरा ऑप्शन कहता है स्व केंद्रित समाज केंद्रित अभिमुखता, तीसरा ऑप्शन कहता है आपका सामाजिक अनुबंध का अभिमुखता, और चौथा आपका ऑप्शन कहता है दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता। हिंज वाला स्टोरी है ना एक ना, वही लॉरेंस कोहलबर्ग वाला हिंज की कहानी है ना, इसी से संबंधित है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही आंसर। तो यदि हम ऑप्शन की बात करें तो जो बी नंबर का ऑप्शन है ना, वो कहीं भी इसके बारे में बताया नहीं गया है ये कौन सी अवस्था जो है बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है। तो यही आपका हो जाएगा स्व केंद्रित समाज केंद्रित अभिमुखता। ये जो है आपका क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का बिंदु में शामिल नहीं है, मतलब कोई भी चरण में शामिल नहीं है। बाकी जो है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, ये तो आपका पहला ही आपका क्या है, पहले ही अवस्था में आपका यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके अलावा सामाजिक अनुबंध अभिमुखता का सिद्धांत, तो सामाजिक अनुबंध अभिमुखता का सिद्धांत आपका पारंपरिक स्तर में आता है, सेकंड स्टेज में, है ना। इसके अलावा आपका दंड एवं आज्ञा पालन, ये तो आपका पहला ही स्टेज में आता है, ठीक है, पूर्व पारंपरिक स्तर में, जिनमें बालक क्या करता है, दंड एवं आज्ञा पालन के चक्कर में क्या करता है, नैतिक गुणों को आचरण में उतारता है और दूसरों को देखा सीखी क्या करता है, मुझे किसी कार्य को गलत करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगा, तो सज़ा और दंड के भय में क्या करता है, नैतिक कार्यों को संपन्न करता है। ठीक है, ये प्रारंभिक आपका बाल्यावस्था के दौरान देखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही, जो इसमें शामिल नहीं है ना। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स जो अधिगम करता होता है को शुरू में ठीक है, शुरू में ही क्या किया जाता है, उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित अवस्था तक ले जाया जाता है। तो ये आपका कौन सा मॉडल होगा, ये आपको बताना है। तो यदि हम बात करें तो सीखने के हमारे 4 मॉडल हैं, मुख्य रूप से 3 मॉडल है। पहला बेकिंग मॉडल, दूसरा है प्रोग्रामिंग मॉडल, तीसरा है रचनावादी मॉडल और चौथा और भी मॉडल है, लेकिन 3 मुख्य रूप से मॉडल को जाना जाता है। चलिए एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। बैंकिंग मॉडल क्या है, बैंकिंग मॉडल हमारे रटन प्रवृत्ति पर आधारित है। बैंकिंग में जैसे बैंक में हम पैसे जमा करते हैं ना और निश्चित समय बाद उसको निकालते हैं, उसी प्रकार बच्चों के दिमाग में क्या किया जाता है, कुछ जो है आंकड़ों को डाल दिया जाता है
और समय आने पर बार बार उसी आंकड़ों को क्या किया जाता है, बच्चों के दिमाग से निकलवाया जाता है। तो एक प्रकार से बैंक की तरह काम करता है, इसलिए बैंकिंग मॉडल कहा गया है। जो बैंकिंग मॉडल का इससे कोई संबंध नहीं है क्वेश्चन से, है ना। दूसरा है प्रोग्रामिंग मॉडल। प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या होता है आपका, इसी में तो किया जाता है भैया, आपके जो प्रदर्शित क्षमता है ना से अंतिम अपेक्षित व्यवस्था तक ले जाता है, मतलब चरण बाई चरण चलता है ये प्रोग्रामिंग मॉडल। एक प्रोग्राम होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो प्रोग्राम दर प्रोग्राम इसमें आगे बढ़ा जाता है। तो प्रोग्रामिंग मॉडल इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। प्रोग्रामिंग मॉडल को भी खास बढ़ावा नहीं दिया गया है और ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक जो है प्रोग्रामिंग मॉडल के समर्थन नहीं है। तो प्रोग्रामिंग मॉडल और बैंकिंग मॉडल ये हमारे क्या हैं, बच्चों को निष्क्रिय रूप से भागीदार बनाते हैं, निष्क्रियता को बढ़ाते हैं, और इसमें अधिगम की प्रक्रिया कुछ अच्छे तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से नहीं हो पाती, इसलिए दोनों के दोनों निगेटिव परिप्रेक्ष्य में यूज़ किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या, इस ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही है। रचनावादी मॉडल। रचनावादी मॉडल क्या है, तो सबसे बढ़िया मॉडल है सीखने सिखाने का। इसमें क्या किया जाता है, बच्चे को विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, सुलभ अवसर, और सुलभ अवसरों के माध्यम से खुल करके उनको बोलने का अवसर प्रदान किया जाता है, सीखने का अवसर। और प्रोजेक्ट है, अपने आसपास के भ्रमण है, अपने आसपास के गतिविधि से जोड़ करके प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा क्या किया जाता है, बच्चे को सीखना सिखाने का कार्य किया जाता है। तो रचनावादी मॉडल को सबसे बढ़िया मॉडल माना जाता है किसी भी शिक्षा मॉडल में, है ना। और बैंकिंग मॉडल रटाने वाली प्रवृत्ति है, और प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है, रोबोट बनाने वाली स्थिति है। प्रोग्राम की तरह, जिस तरह से प्रोग्राम से रनिंग होता है ना रोबोट, वैसे ही बच्चे को रोबोट बनाने वाला कंडीशन में ले डालते हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। और चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ व्यक्तिगत विकास से होता है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ अभियोग्यता का विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास बच्चे का विकास होता है, या संज्ञानात्मक विकास शारीरिक कौशलों का विकास होता है। तो यदि हम बात करें संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या बताया, जीन पियाजे महोदय जो बताते हैं कि सोचने, तर्क करने और सीखने, और सीख करके क्या करना, समस्याओं को हल करना, यही तो संज्ञानात्मक विकास है। कि किसी वस्तु के बारे में पहले सोच करके आपने उनके बारे में तर्क किया, तर्क करने के बाद आपने उन्हें सीखा, सीखने के बाद समस्याओं को हल करना सीखा। तो सोचना, तर्क करना, सीखना, समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास होना, यही तो हमारा क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। और यह क्या है, एक प्रकार का जटिल प्रक्रिया होता है जो जन्म से लेकर शुरू होती है और आजीवन चलते रहता है ना। इसके माध्यम से बच्चा क्या करता है, दूसरों के साथ साथ अपने स्वयं के बारे में क्या करता है, एक संज्ञान का निर्माण कर लेता है, और संज्ञान निर्माण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो है क्रियाकलापों को करता है, और अलग अलग स्टेजेज में अलग अलग तरीके से उनके अंदर संज्ञानात्मक गुणों का विकास होते जाता है, और समाज के साथ अपने मजबूत जो है प्रगाढ़ संबंध बनाते जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो क्या है, एक प्रकार का आपका अभियोग्यता का विकास है। तो अभियोग्यता का विकास ही हमारा क्या कहलाएगा, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। और अभियोग्यता के विकास में बच्चे के जो है विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास इसमें शामिल है, जिसमें वे आसानी से अपने मनोमस्तिष्क के माध्यम से, अपने संज्ञान के माध्यम से समाज से जुड़ाव करेगा, और जुड़ करके क्या करेगा, अपने चहुमुखी विकास में अपनी सहभागिता निभाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है आप लोग के समक्ष शानदार तरीके से 2021 पेपर 1 में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को चर्चा करने का प्रयास किया है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना ज़रूर भूलें, क्योंकि कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और इसी तरह हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, और यदि आपको इस वीडियो का कंप्लीट PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, समीक क्लासेस। तो तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।